लास्ट क्लास में हमने दोलित्र के परिपथीय दोलनों की आवश्यकता का अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है दोलित्रों के प्रकार, और उसमें सबसे पहला जो ऑसिलेटर है वो है कॉलपिट ऑसिलेटर। नेक्स्ट अपना एक हार्टले ऑसिलेटर और आएगा। इस कॉलपिट ऑसिलेटर और हार्टले ऑसिलेटर में से हर साल लगभग कोई एक ऑसिलेटर को एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इनको विशेष तौर पर ध्यान दे के पढ़ना। कॉलपिट ऑसिलेटर का यहाँ पर एक सर्किट बनाया हमने। उस सर्किट में इतना ये जो पार्ट है ये तो अपना कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, और इसके अतिरिक्त जो परिपथ इसमें जोड़ा है, ऐड किया है, वो ये परिपथ है। 2 कैपेसिटर लगाए हैं और एक इंडक्टेंस L लगाया है। इस सर्किट में पावर सप्लाई VCC, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, RE, ये जो है जहाँ पावर सप्लाई, रेजिस्टेंस R1, R2, RE जो है, ये इस ऑसिलेटर या एम्पलीफायर को उचित बाइस प्रदान करते हैं। पहले हमने 2 तरह के बाइस पढ़े थे। एक अपना फिक्स्ड बाइस था जिसमें हम इनपुट पर फिक्स्ड करंट पहुंचाते हैं, और एक अपना सेल्फ बाइस था। तो दोनों में से जो उचित है वो उचित बाइस इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही कैपेसिटर CB जो है ये कहलाता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर, अवरोधी संधारित्र। इसको अवरोधी संधारित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितने भी DC कंपोनेंट रहते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो है अपना वो है अपना CE, कैपेसिटर CE। इसको हम बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, यानी जो भी AC कंपोनेंट हैं वो डायरेक्ट इधर से बाईपास हो जाएंगे और वापस फीडबैक के ज़रिए हम इनपुट हम इसका दे देंगे। सेकंड जो सर्किट है वो ये था अपना C1, C2 और L। ये अपना कहलाता है दोलनी परिपथ। ये कहलाता अपना दोलनी परिपथ। इस परिपथ के द्वारा, ये जो दोलनी परिपथ है, इस परिपथ के द्वारा अल्प आयाम के दोलन उत्पन्न किए जाते हैं और फिर उनको एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके बढ़ा लिया जाता है। साथ ही ये जो दोलित्र है इसके आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, या यूं कहें कि इस दोलित्र के निर्गम संकेत में निवेशी संकेत के सापेक्ष 180 डिग्री का कालांतर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इसमें अपना पॉइंट आएगा, वो आएगा परिपथ विश्लेषण। और परिपथ विश्लेषण करने के लिए अभी जो थोड़ी देर पहले अपने कॉलपिट ऑसिलेटर का सर्किट देखा था, उस सर्किट का हम हाइब्रिड पैरामीटर तुल्य सर्किट बनाएंगे, और वो सर्किट यहाँ पर ये बनाया हुआ है। ये तो अपना कॉमन जो एम्पलीफायर का सर्किट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो है जो है। एक्स्ट्रा जो इसमें एलिमेंट ऐड हुए हैं वो है ये दोलनी परिपथ। और ये जो सर्किट बनाया है उस सर्किट में हमने एक तो हाइब्रिड जो पैरामीटर है HRE और एक है HOE। इन दोनों को ही इसमें शो नहीं किया है,
और वो इसलिए शो नहीं किया है कि सामान्यतया जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है उसके लिए ये दोनों हाइब्रिड पैरामीटर की वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए इस परिपथ विश्लेषण में जो सर्किट हमने बनाया है उसमें हमने इन दोनों पैरामीटर को शो नहीं किया है, इनको यहाँ से हटा दिया है। तो ये तो रहा अपना हाइब्रिड पैरामीटर के तुल्य जो परिपथ है वो। अब ये जो सर्किट बनाया है हमने, इसी का संशोधित तुल्य परिपथ जो है वो है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौन सा टर्मिनल कहाँ जुड़ा है। यहाँ ध्यान से देखें तो ये सर्किट बना है, इसमें देखिए कि GMVBE और कैपेसिटर C2 एक दूसरे के पैरेलल है। ये GMVBE यानी करंट सोर्स और कैपेसिटर C2 एक दूसरे के पैरेलल है, और कैपेसिटर C2 का एक सिरा ग्राउंडेड है और इधर वोल्टेज या करंट सोर्स का एक सिरा जो है ये ग्राउंडेड है। इसको अगर उस सर्किट में देखें तो ये है, यहाँ GMVBE और C2 एक दूसरे के पैरेलल हैं और C2 का एक सिरा और करंट सोर्स का एक सिरा ये वाला ये ग्राउंडेड है। एक सर्किट तो ये हुआ, इतना पार्ट। आगे बढ़ें, फिर है HIE इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। इसको देखें तो इसका एक टर्मिनल HIE का GMVBE करंट सोर्स के उस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जो कि ग्राउंडेड है, और दूसरा सिरा जो है वो कैपेसिटर C1 से जुड़ा हुआ है। वापस पीछे बैठ जाते हैं तो ये HIE, इस HIE का एक टर्मिनल करंट सोर्स के उस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है जो कि ग्राउंडेड है ऐसे, और दूसरा जो टर्मिनल है ये वाला ये C1 से जुड़ा हुआ है, और C1 का दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है, यही यहाँ दिखाया गया। ये HIE का दूसरा सिरा C1 से और C1 का दूसरा सिरा ग्राउंड से। अब रहा इंडक्टेंस L। तो इंडक्टेंस L कहाँ जुड़ा हुआ है, चाहे तो आप C2 का टर्मिनल ले लो और चाहे करंट सोर्स का दूसरा टर्मिनल ले लो, वहाँ से L, और कैपेसिटर C1 का वह सिरा जो कि HIE के सिरे से जुड़ा हुआ है उससे L कनेक्ट है। ये यहाँ देखें तो ये L जो है चाहे C2 से ले लो और चाहे GMVBE जो करंट सोर्स है उसका टर्मिनल ले लो, एक तो वहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो कैपेसिटर C1 के उस सिरे से जुड़ा हुआ है जो कि HIE से कनेक्ट है। यह रहा पार्ट अपना। अब इसी को वापस और संशोधित करके इसी सर्किट को ये सर्किट हमने बनाया है और इसका थोड़ा सरलीकरण कर दिया बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए सर्किट में, तो इस सर्किट में इस करंट सोर्स से बहने वाली करंट I1 है। ये करंट I1 पॉइंट A पर डिवाइड होकर के दो सिरों में जाएगी या दो वायर में बहेगी, एक तो इधर इस वायर में, तो I1 में से I2 करंट तो इधर फ्लो हो रही है और बाकी जो बच गई I1 माइनस I2 वो इधर फ्लो हो रही है। ये करंट I2 यहाँ जाकर के पॉइंट B पे फिर डिवाइड होगी और I2 में से I3 जो है वो HIE से फ्लो हो रही है, बाकी बच गई I2 में से I3 इधर आ गई तो शेष रहेगी I2 माइनस I3। फिर वापस यहाँ जाकर के ये वापस करंट I2 बनेगी और I2 इस पॉइंट पे जाकर के इस I1 माइनस I2 से मिलेगी और वापस करंट I1 बन जाएगी।
तो ये तो हुआ इसका करंट का डिवाइडेशन। अब हमें निकालना है इस सर्किट में कि एक तो वोल्टेज गेन कितना हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी, और एक निकालना है कि हमने फीडबैक कितना दिया, बीटा की वैल्यू निकालनी, और फिर ए और बीटा को मल्टीप्लाई करके जो ओसिलेटर की आवश्यक कंडीशन है दोलनों के लिए वो है कि ए बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर वहाँ से हम वो कंडीशन निकालेंगे कि एल C1 और C2 की वैल्यू क्या हो कि यह सर्किट ओसिलेटर की तरह कार्य करे। तो सबसे पहले हमें निकालना है वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन जो निकालेंगे वो निकालेंगे वोल्टेज गेन ए इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज VBE। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट गेन, और उस करंट गेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए पर हम समांतर शाखाओं में धारा विभाजन के सिद्धांत से वैल्यू निकालेंगे, यानी पॉइंट ए और पॉइंट जी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकालेंगे, एक तो इस ब्रांच के लिए और दूसरा इस ब्रांच के लिए। चूंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए वोल्टेज डिफरेंस इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए पर समांतर शाखाओं में धारा विभाजन के सिद्धांत से वैल्यू निकालें। तो इस ब्रांच में वोल्टेज आएगा करंट I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस जो है 1/i C2। फिर इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में बहने वाली करंट है I2, और जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा इस L पे कितना रेजिस्टेंस है, और C1 और HIE का जो पैरेलल है उसके साथ श्रेणी क्रम में। तो वो आएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है आयोटा ओमेगा L जिसको हम XL लिखते हैं, और फिर इसका पैरेलल के साथ में श्रेणी क्रम, तो वो है प्लस, श्रेणी क्रम के लिए प्लस, और इन दोनों का पैरेलल आ गया 1/i C1 इंटू HIE अपॉन 1/i C1 प्लस HIE। इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर फिर आगे अपने एक तरफ I2 को ले लिया हमने और एक तरफ हमने I1 को वैल्यू को जो है उसको कलेक्ट कर लिया, और फिर आगे इसको हम और सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर वैल्यू आएगी अपने पास लास्ट में इक्वेशन नंबर 2 ये वाली, I2 इज इक्वल टू I1 ब्रैकेट 1 प्लस HIE आयोटा ओमेगा C1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस आयोटा ओमेगा HIE ब्रैकेट C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर C1 C2। इसी प्रकार से हम पॉइंट बी पर भी धारा विभाजन के सिद्धांत को लगाएंगे, यानी इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और फिर इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और दोनों को बराबर कर देंगे, और दोनों को बराबर करके हम वापस करंट I2 की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, और पॉइंट बी पर धारा विभाजन के सिद्धांत में अप्लाई करें तो अपने को इक्वेशन मिलती है ये वाली, I2 माइनस I3 इंटू 1/i C1 इज इक्वल टू HIE I3। हमने I3 को एक तरफ लिया, I2 को एक तरफ लिया, और I2 की वैल्यू आई अपने पास लास्ट में, या सॉरी I3 की वैल्यू आई इज इक्वल टू I2 अपॉन HIE आयोटा ओमेगा C1 प्लस 1। यह है अपनी इक्वेशन नंबर 2।
सेकेंड नंबर इक्वेशन, हमें निकालनी है आउटपुट वोल्टेज, और वो आउटपुट वोल्टेज है अपनी कैपेसिटर C2 के सिरों पर। इसका मेन सर्किट देखें तो वो मेन सर्किट है ये वाला। इस करंट कैपेसिटर C2 के सिरों के बीच अपन आउटपुट वोल्टेज लें, और वो वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू I1 माइनस I2 1/i/ओमेगा C2। इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर I1 इज इक्वल टू वैल्यू है -GM/VBE। तो हमें मिली इक्वेशन नंबर थर्ड। वोल्टेज गेन जो हम निकालना चाह रहे हैं वो है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, यानी A इज इक्वल टू V0/VBE। VO की जगह इक्वेशन थर्ड से वैल्यू रखी तो अपने को मिली इक्वेशन नंबर 4। फिर हम निकालना चाह रहे हैं बीटा की वैल्यू, और वो है चूंकि बीटा इज इक्वल VF जो फीडबैक वोल्टेज होती है वो है VF इज इक्वल टू बीटा VO नॉट या VO। तो बीटा इज इक्वल टू वैल्यू आएगी VF/VO, और VF है कि कैपेसिटर C1 के सिरों पर जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम फीडबैक देंगे, और वो वैल्यू है VF इज इक्वल टू HIE/I3। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। इस बीटा की वैल्यू में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखिए इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये इक्वेशन नंबर 5 अपने को मिलेगी। A आ गया, बीटा आ गया, फिर A और बीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को इक्वेशन मिलती है ये वाली। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर लास्ट इक्वेशन आती है अपने पास A बीटा इज इक्वल टू -GM/HIE/I3/-GM/VBE। I3 की जगह I3 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर GM को GM से कैंसिल नहीं करना है क्योंकि आगे वैल्यू काम में आएगी, और I3 की वैल्यू रखने पर फिर हमें I2 मिलेगा। इस I2 की जगह I2 की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी, और फिर जब इसको सोल्व करते हैं हम तो अपने पास इक्वेशन नंबर आती है ये 6। A बीटा इज इक्वल टू -GM/HIE/1 - ω² LC2 + i/ω ब्रैकेट C1 + C2 - ω² L C1C2। चूँकि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 6 मिली है उसमें अपने पास डिनोमिनेटर में दो पार्ट, एक तो है रियल वैल्यू और एक है इमेजिनरी वैल्यू। लेकिन हमें ये पता है कि A बीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा वास्तविक होती है, या यूँ कहें कि A बीटा का मान वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और जब रियल होना चाहिए तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है इसके डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, या इमेजिनरी वैल्यू के साथ में जो पद है उसका मान 0 होना चाहिए। तो 0 वैल्यू जब इसकी रखते हैं इमेजिनरी पार्ट की तो अपने पास इक्वेशन आती है ये वाली कि ω² इज इक्वल टू 1/L C1C2 + C1 + C2/C1C2। इसको हमने रखा है C से, तो ω² इज इक्वल टू वैल्यू है 1/LC, या ω इज इक्वल टू 1/√LC। फ्रीक्वेंसी पार्ट में रखें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। फिर इसी इक्वेशन 6 में इस पार्ट को तो हमने 0 कर दिया, तो बाकी बचा A बीटा इज इक्वल टू -GM/HIE/1 - ω² LC2। तो इस ω² की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1/LC, और वो वैल्यू रख करके सोल्व करते हैं तो अपने पास फिर वैल्यू आती है ये वाली
कि ए बीटा इज इक्वल टू GMHIE अपॉन C2 अपॉन C1। चूँकि ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तो ये जो वैल्यू है इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करें, और 1 करने पर लास्ट में जो कंडीशन आती है कोलपिट ऑसिलेटर की, कि दोलनों की जो आवश्यकता है वो है कि GMHIE की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए C2 अपॉन C1 से। तो यदि ऐसा है तो फिर ये कोलपिट ऑसिलेटर अपना ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो परिपथीय कोलपिट ऑसिलेटर में परिपथीय दोलनों की जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि ये GMHIE की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए C2 अपॉन C1 की। नेक्स्ट जो ऑसिलेटर है अपना वो है हार्टले ऑसिलेटर, और इस हार्टले ऑसिलेटर को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।